वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रही हैं और 12th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी के एक एक लाइन कवर करी है। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन हमने स्टार्ट किया है, उसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, कॉन्सेप्ट एंड कॉजेस हमने उसमें कर लिया है। आज हम सेकंड क्लास करने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन चैप्टर की, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर के बाद हम अपनी सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स वाली। ओके, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज करेंगे, कल्चरल और इकोनॉमिक, तीनों कॉन्सिक्वेंसेज करेंगे वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। इट मींस ग्लोबलाइजेशन, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या है ग्लोबलाइजेशन? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कल्चर, आइडियाज, थॉट्स, कैपिटल, इन सबका फ्लो बिना रिस्ट्रिक्शन के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो रहा है, यही तो है ग्लोबलाइजेशन। बट इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए? हर फील्ड में इसके जो इसके इम्पैक्ट दिखे हैं वो हमें दिख रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे हमारी कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, हर फील्ड में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिडक्शन इन स्टेट्स वेलफेयर फंक्शन। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट है, जो वेलफेयर काम करती है सरकार जनता के लिए, उसमें कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिडक्शन हुई है। After the World War II, many developed nations such as Britain, Canada and Sweden becoming truly welfare state. ये वेलफेयर स्टेट थी, लोगों को सब्सिडी देती थी हाउसिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ में। और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, इंडिया भी, द स्टेट सब्सिडाइजेज एजुकेशन, हाउसिंग एंड हेल्थ प्रोविजन, स्कूल मील्स और ऑल्सो सब्सिडाइज। आप इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट एजुकेशन में, हाउसिंग, हेल्थ प्रोविजन या सिकनेस में, ओल्ड एज में सब्सिडी देती है, लोगों की हेल्प करती है, बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है, मील्स, मिड डे मील दिया जाता है। बट नाउ अंडर द प्रेशर ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक, द गवर्नमेंट आर विदड्रॉइंग फ्रॉम मैनी ऑफ देयर वेलफेयर एक्टिविटीज। बट जब IMF और वर्ल्ड बैंक का रूल अब ज़्यादा बढ़ गया है, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसमें रिडक्शन करती जा रही है। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं? वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को मानती हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज भी इस तरीके से बनाई जाती है जो उनके इंटरेस्ट की ज़्यादा होती हैं, एज कंपेरिजन डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट का कम ध्यान दिया जाता है। एंड हाउ डिड ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट स्टेट ओवर सॉवरेनिटी? और कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से हमारे कंट्री की सॉवरेनिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। वही सेम बात, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, डेवलप्ड कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, और इससे कहीं ना कहीं हमारी सॉवरेनिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। इन प्लेस ऑफ द वेलफेयर स्टेट, इट इज द मार्केट that becomes the prime determinant of economic and social priorities. Very very important line कि अब क्या है, अब गवर्नमेंट का मेन ध्यान क्या है? प्रॉफिट पे, मार्केट पे। और मार्केट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज को डिसाइड करने में। एट द एंट्री एंड द इंक्रीज्ड रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू अ रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। और जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज की एंट्री डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उसमें रिडक्शन गवर्नमेंट करती जा रही है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं जो उसकी डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो भी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन तो ले रही है, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक या WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज को ध्यान में रख के डिसीजन ले रही हैं। ओके, तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में आपने अभी तक क्या करा? रिडक्शन इन स्टेट वेलफेयर फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमारी सॉवरेनिटी पे इम्पैक्ट करता है। एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। वो दोनों आपने थोड़े नेगेटिव पॉइंट पढ़े, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा स्टेट की कैपेसिटी रिड्यूस होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो उससे जो स्टेट की पावर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। इन सम रिस्पेक्ट स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद एनहांस्ड टेक्नोलॉजीज available at the disposal of the state to collect information about its citizens. With this information, the state is better able to rule. और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आज के टाइम में जो जिसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है, वो कंट्री कहीं मच बेटर रूल कर पाएगी, अपने सिटीजन्स के डिज़ायर को पूरा कर पाती है, उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखती है, और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है गवर्नमेंट और जनता के बीच में। जनता की जो भी प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट के पास पहुँचती है, और गवर्नमेंट भी उस पर काम करने की पूरी कोशिश करती है। तो ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिर्फ सॉवरेनिटी पे इम्पैक्ट पड़ा है और हमारी जो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर फंक्शन होता है उनमें रिडक्शन हुआ है, बल्कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, वो कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसे ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। ओके, तो
कहीं कहीं स्टेट की जो पावर है वो इंक्रीज हुई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एंड द स्टेट्स बिकम मोर पावरफुल देन दे वर अर्लियर एज एन आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। और न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से पहले से वो कहीं ज्यादा पावरफुल हुई हैं। तो ये था हमारा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आपको एग्जाम में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन से पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज पूछा जाए तो सिर्फ आप पॉलिटिकल ही लिखेंगे और उसमें आप इतने पॉइंट्स लिखेंगे तो इनफ है। या तो कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जिसमें आप सारा एक्सप्लेन करेंगे, पॉलिटिकल हो गया। अब हम करेंगे इकोनॉमिक, थोड़ा सा ब्रॉड है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। चलो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में हम सबसे पहले करेंगे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन। चारों पॉइंट्स ही बहुत इजी हैं, स्टार्टिंग में भी हम इनका डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, गुड्स सर्विसेज कमोडिटीज का फ्री फ्लो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ग्लोबलाइजेशन ग्रेटली फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। ये ग्लोबलाइजेशन ही तो है जिसकी वजह से गुड्स का, कमोडिटीज का आप यहाँ बैठे बैठे इंटरनेशनल ब्रांड बाय कर पाते हो। इंडियन प्रोडक्ट, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है हम इंटरनेशनल लेवल पे उसको अदर कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे बैठे कॉल सेंटर में जॉब करके अमेरिका के या इंग्लैंड के कस्टमर को डील कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अदर कंट्रीज के जो टीचर्स हैं अदर कंट्री के स्टूडेंट को पढ़ा रही हैं। तो ये सब क्या है, दैट इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है, एंड दीज इंस्टीट्यूशन आर बीइंग यूज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज MNCs टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज विद सूट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वो जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, वो उनके इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान में रख के बनाई जाती है एज कंपैरिजन डेवलपिंग कंट्रीज के, एंड दे फोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज टू ओपन देयर मार्केट टू MNCs ऑन द ग्राउंड दैट दिस वुड बी अ ग्रेट बूस्ट टू देयर कंपनी। और वो डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स करती हैं कि आप अपनी कंट्री के डोर ओपन करो, मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ पे स्टैब्लिश होने दो, और इससे आपकी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो वर्ल्ड बैंक और IMF का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया है, दैट इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। उसके बाद थर्ड है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। अमेरिकन कंपनीज एंड बिजनेसमैन आर इन्वेस्टिंग मिलियंस ऑफ डॉलर इन इंडियन कंपनीज एंड द इंडियन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन अमेरिकन, यूरोपियन और अदर फॉरेन कंपनीज। बिल्कुल कैपिटल का फ्लो हो रहा है, फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, इंडियन कंपनीज अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन, फॉर थाउजेंड ऑफ पर्सन ग्लोबलाइजेशन हैज बीन एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टू अपग्रेड देयर स्किल्स एंड हैव एन एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। और फ्री फ्लो ऑफ पर्सन हो रहा है, फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन हो रहा है। अब हम एजुकेशन के लिए, अच्छी लाइवलीहुड के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए अदर कंट्रीज में जा रहे हैं, अदर कंट्रीज के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन। अपनी स्किल के बेस पे, अपनी कैपेसिटी के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, ठीक है। और जो अमेरिकन कंपनी है वो इंडियन लोगों को हायर कर रही है, अच्छी अच्छी जॉब्स दे रही है, दैट इज फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन। एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड हैज नॉट शोन मच नीनेस इन एक्सेप्टिंग पीपल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। बट यहाँ पे ये एक आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं है। क्यों? अगर अमेरिका में इंडियन पीपल जा जाके जॉब कर रही हैं और उनको ये है कि इंडियन आते हैं और हमारी जॉब हमसे छीन ली जाती है, और हमारी जगह हमारे ही देश में इंडियन आके जॉब कर रही हैं, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, एंड दे आर अफ्रेड दैट द आउटसाइडर विल नॉट ओनली स्नैच जॉब, से जॉब ही नहीं बट मे ऑल्सो चेंज द एथनिक बैलेंस कॉजिंग सोशल अनरेस्ट। और जब वो यहाँ पे रहेंगे तो हमारी एथनिसिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और जिससे सोशल अनरेस्ट वाली कंडीशन हो सकती है। ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज सोचती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, क्योंकि जब डेवलपिंग कंट्रीज के लोग वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए, जॉब्स के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो ओके, तो ये था क्या आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF, साथ के साथ याद करेंगे फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन। अब इकोनॉमिक का सिर्फ हम यहीं पे खत्म नहीं करेंगे, इसका क्रिटिसिज्म भी करेंगे, इसको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी करेंगे कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। कुछ पॉइंट सिमिलर है कि वेलफेयर स्कीम में रिडक्शन हो गया, और ठीक है जो गवर्नमेंट है और उसकी जो सॉवरेनिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ा, माइजर बिकॉज ऑफ स्टेट विड्रॉल फ्रॉम वेलफेयर सर्विसेज। पहला तो यही पॉइंट आ गया। पॉवर्टी इरेडिकेशन एफर्ट्स हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड द कॉज ऑफ स्टेट विड्रॉल फ्रॉम वेलफेयर सर्विसेज। The poor needed the social safety net, that is state subsidies on education, housing and health to cover the ill effects of globalization. ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, जो स्टेट विड्रॉल, जो स्टेट है वो वेलफेयर सर्विसेज से विड्रॉ कर रही है, बट जो पुअर पीपल है उनको क्या चाहिए, उनको एक सुरक्षा चाहिए, एक सोशल सेफ्टी नेट चाहिए। उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन, हाउसिंग, सिकनेस में, ओल्ड एज में, हेल्थ में गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प चाहिए, और इसका ग्लोबलाइजेशन से कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है। अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन स्टेट एक्सपेंडिचर।
और MNCs, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की टर्म्स एंड कंडीशन को मान के कहीं ना कहीं स्टेट एक्सपेंडिचर में रिडक्शन हो रहा है। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती थी लोगों को सब्सिडी देने में, अब उसमें वो कटौती कर रही है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। सेकंड, डेंजर्स ऑफ फ्री ट्रेड फॉर द पुअर एंड डेवलपिंग नेशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन डेवलप्ड कंट्रीज हैड बीन लोअर्ड ड्यू टू दीज फैक्टर्स। नो डाउट ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्रीज के बीच में कंपटीशन है। अब सब कंट्रीज अपने अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। अब यहाँ पे कंपटीशन है, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट सबसे बेस्ट, सबसे रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, कंज्यूमर वही बाय करेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप्ड कंट्रीज से उतना कम्पीट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट लगती है प्रोडक्शन में, वो एज कंपैरिजन डेवलपिंग कंट्रीज की कम लगती है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्किल्ड एंड डिसिप्लिन वर्कफोर्स है और मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स है, जो उतनी डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं है। जो भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी वो उनके प्रोडक्ट वो सस्ते पड़ते हैं और हमारे महंगे बनते हैं। तो मार्केट में हमारा वो कॉस्टली बिकेगा और डेवलप्ड कंट्रीज का लोअर प्राइस में बिकेगा। तो कंज्यूमर कौन सा बाय करेगा? जो लोअर प्राइस में बेस्ट मिल रहा है। हाउ कैन देन इंडियन फार्मर और फार्मर्स और ऑफ अदर डेवलपिंग नेशन कम्पीट ऑन इक्वल टर्म्स विद अमेरिकन फार्मर? अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें या डेवलपिंग कंट्रीज की कंपनी की बात करें या फार्मर्स की बात करें, लेबर्स की बात करें, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज के फार्मर और कंपनीज से कैसे कम्पीट कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है उतनी डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं है। ओके, और जो स्किल्ड पर्सन उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है। सेकेंड, थर्ड, न्यू कोलोनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू कोलोनिज्म, जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिली थी 1947 से पहले इंडिया के, हम क्या थे? कोलोनाइज थे। जब हमें फ्रीडम मिल गई उसके बाद हम डीकोलोनाइज्ड हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, सॉवरेन स्टेट हो गए। बट अब हम न्यू कोलोनिज्म की बात कर रहे हैं। क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इकोनॉमिक कंट्रोल है पुअर नेशन पे डेवलप्ड कंट्रीज का, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। दैट इज न्यू कोलोनिज्म। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर बीइंग फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक, MNC एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो डिसाइड करी जाती हैं, जो बनाई जाती हैं, उनको मेन कौन फ्रेम करता है? कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो दैट इज न्यू कोलोनिज्म। कहीं ना कहीं ये भी एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रही हैं और हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन डेमोन्स्ट्रेशन, और जो भी ग्लोबलाइजेशन के अपोनेंट्स हैं वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हैं। वो वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, एंड अदर्स हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग मैसिव प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट IMF, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या था? ये हमने करा क्रिटिसिज्म और एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका स्टेट विड्रॉल फ्रॉम वेलफेयर सर्विसेज और पुअर डेवलपिंग कंट्रीज का फ्री ट्रेड में के लिए डेंजर है, न्यू कोलोनिज्म एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज भी हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है। ठीक है, बहुत, ये तो आप सब अपने आप भी लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आपकी लाइफ से तो जुड़ा हुआ है। आप पूरे सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम आप घर बैठे बैठे कर लेते हो। कोई दूसरी स्टेट में बैठा है, कोई दूसरी कंट्री में बैठा है, उसके साथ डील कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है? आप बिजनेस कर रहे हो, यहाँ के जो शूज फैक्ट्री है उसके शूज इंडोनेशिया में भी जा रहे हैं, मलेशिया में भी जा रहे हैं। कैसे? दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है और प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हुई है। द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट द इंडस्ट्रियलिस्ट कम्पीट विद द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें तगड़ा कॉम्पिटिशन है इंटरनेशनल लेवल पे, और कॉम्पिटिशन विल इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। इससे प्रोडक्टिविटी और जो कंपनीज की एफिशिएंसी है काम करने की, वो भी इंक्रीज हुई है। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन अलाउज कंज्यूमर टू एंजॉय अ वाइडर रेंज ऑफ गुड्स, और कंपनीज के बीच, कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन है, कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन है। सब अपने अपने प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रही हैं। हर कोई चाहेगी कि हम रीजनेबल प्राइस में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दें, बट कंज्यूमर किसे बाय करेगा? जो सबसे रीजनेबल प्राइस में होगा और कंज्यूमर उसे बाय करेगा, और जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा। तो कंपटीशन बढ़ रहा है कंपनी में, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कंज्यूमर के लिए। ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू इंक्रीज इंटरकनेक्टेडनेस अमंग पीपल्स एंड नेशन। ये पॉइंट हमने कल भी डिस्कस किया था डिटेल में कि इंटरकनेक्टेडनेस इंक्रीज हुआ है लोगों के बीच और नेशंस के बीच। गोइंग टू एन एडवांस्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, interconnectedness between nations and peoples has increased। और जनता और राष्ट्रों के बीच, नेशंस के बीच इंटरकनेक्टेडनेस इंक्रीज हुई है। इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वॉट एवर मे बी द ड्रॉबैक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज इनएविटेबल एंड एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक कंपल्सरी, ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए बिल्कुल जरूरी हो गया है और अब रिवर्स नहीं जा सकते। ग्लोबलाइजेशन के साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा।
ओके तो ये था एडवांटेज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, आई होप कि आपको पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज मैंने बिल्कुल डिटेल में करा दिया है। पहले आपको इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज कराया, फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट और फिर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट। कैसे भी क्वेश्चन आएगा इससे ज्यादा और मोल्ड होके नहीं आ सकता है, इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने हर तरीके से पॉइंट्स करवा दिए आपको, हर तरीके से क्वेश्चन करा दिया। क्वेश्चन कितना भी घुमा के देगा आप वो कवर कर लेंगे। अब हम करेंगे कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट अस इन आवर होम, इन व्हाट वी ईट, ड्रिंक, वेयर एंड इंडीड इन व्हाट वी थिंक। बिल्कुल सही बात है। तो हमारी कल्चरल कॉन्सिक्वेंस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सब बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं आज से अगर 20 साल पहले का सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि उस लाइफ में और इस लाइफ में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारा खाना पीना, पहनना, उठना, बैठना, सोचने का तरीका सब बदल गया है। और जो हमारे बच्चे हैं उनके तो वो तो बिल्कुल फोन, लैपटॉप और टैब के साथ ही बड़े हो रहे हैं। अगर मैं अपनी बेटी की बात करूँ तो वो छोटी सी थी, 5-6 में, तब कोविड के टाइम वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। तो बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज हो गया। दैट इज कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज। तो इट शेप्स व्हाट वी थिंक आर आवर प्रेफरेंसेस। हमारा सोचने का तरीका बदल गया है। द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द फियर दैट दिस प्रोसेस पोजेस अ थ्रेट टू कल्चर्स इन द वर्ल्ड। ऐसा कह सकते हैं कि क्या ये थ्रेट है कल्चर्स के लिए, या जो डेवलपिंग कंट्रीज का कल्चर है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है वेस्टर्न कल्चर की वजह से। उसको हम दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। Okay, it does so because globalization leads to the rise of uniform culture or what is called cultural homogenization. Very very important word. अब जो कल्चर हो रहा है, यूनिफॉर्म कल्चर आ रहा है सोसाइटी में, वर्ल्ड में, दैट इज कल्चर होमोजेनाइजेशन। मतलब सिमिलैरिटी है कल्चर में। अगर हम कंट्रीज के बीच के कल्चर का देखें तो कुछ कुछ कल्चर हमें सेम देखने को मिलेंगे। लोगों का खाना, पहनना, ये सब अब एक यूनिफॉर्म कल्चर हो गया है। ऐसा नहीं कि इंडियन साड़ी या इंडियन खादी कुर्ता सिर्फ इंडिया में ही पहना जा रहा है। नो, वो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में भी फेमस है। या फॉरेन का जो मैकडी का या बर्गर है या फ्रेंच फ्राइज है, या हम नूडल्स खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो सिर्फ वो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में भी खाया जा रहा है। तो दैट इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन। एक यूनिफॉर्म कल्चर डेवलप हो रहा है आज के टाइम में। एंड द राइज ऑफ अ यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट द एमरजेंस ऑफ अ ग्लोबल कल्चर। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये ग्लोबल कल्चर है। वॉट वी हैव इन द नेम ऑफ अ ग्लोबल कल्चर इज द इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा है क्या कि ग्लोबल कल्चर है कि वेस्टर्न कल्चर इंपोज कर दिया गया वर्ल्ड के अदर कंट्रीज पे? ये तो हम नहीं कह सकते। उन्होंने ये थोड़ी ना इंपोज फोर्सफुली करा है कि हमारा कल्चर फॉलो करो। ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड इन द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, स्पेशली अमेरिकन कल्चर ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नो डाउट आपको अमेरिकन कल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बट कि वो फोर्सफुली इंपोज कर रहा है अपना कल्चर। पॉपुलैरिटी ऑफ द अमेरिकन कल्चर इज बिकॉज ऑफ अ डोमिनेंट रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी उसका एक डोमिनेंट रोल है, एक पावरफुल कंट्री है। तो अमेरिकन कल्चर भी वर्ल्ड में ज्यादा स्प्रेड हुआ है। उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये भी है। फ्रॉम बिग मैकडोनल्ड्स टू मिकी माउस वी फाइंड अमेरिकन कस्टम बीइंग प्रैक्टिस्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हर कहीं फॉलो किया जा रहा है। एक्यूजेशंस आर नाउ ऑफन मेड द culture and languages of poor nation could be swallowed by the western world in the near future। क्या भविष्य में धीरे धीरे जो वेस्टर्न कल्चर है वो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज के कल्चर को बिल्कुल ही खत्म कर देगा? दिस इज डेंजरस नॉट ओनली फॉर द पुअर कंट्रीज बट फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर इट लीड्स टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोब। ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि अगर इसी तरीके से वेस्टर्न कल्चर आपका बढ़ता रहा तो वो धीरे धीरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका कल्चर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, और जो कि हमारी कल्चर हेरिटेज के लिए एक डेंजर बात है। एंड एट द सेम टाइम इट वुड बी अ मिस्टेक टू एज्यूम दैट कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ओनली नेगेटिव। अब तक जो मैंने पॉइंट बताए उसमें आपको ये लग रहा होगा कि ये तो हम सिर्फ ये डिस्कस करें कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है, और उनके कल्चर को धीरे धीरे खाई जा रहा है, खत्म करते जा रहा है, ठीक है। बट हम सिर्फ ये भी नहीं मान सकते। देखो सारे पॉइंट्स ना हमें दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव से ही लिखेंगे, तभी आपका परफेक्ट आंसर बनेगा गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब जो हम करेंगे अब हम एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। कल्चर एंड लैंग्वेज आर नॉट स्टैटिक और चेंजलेस थिंग। कल्चरल लैंग्वेज स्टैटिक तो नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, दे ग्रो ओवर टाइम। कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, अभी आपने पढ़ा था होमोजेनाइजेशन, सेम, बट हेट्रोजेनाइजेशन मीन्स
many different types of things. In other words, cultural influences are never one side. आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक रिच कंट्री है या एक वेस्टर्न कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज को या पुअर कंट्रीज पे अपना कल्चर इम्पोज कर रही है। नहीं, अगर उनका कल्चर, डेवलप्ड कंट्रीज का कल्चर हमारे कंट्री पे इम्पैक्ट डाल रहा है तो हमारा भी कल्चर उन पे कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ता है। वन साइडेड नहीं हो सकता, बट समटाइम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सिंपली एनलार्ज आवर चॉइसेस एंड समटाइम्स दे मॉडिफाई आवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशनल। और हमारे कल्चर को अगर वो मॉडिफाई भी करते हैं तो उससे हमारे ट्रेडिशन पे, हमारे जो कल्चर है, हमारे ट्रेडिशन, उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। द बर्गर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर अ मसाला डोसा एंड देयरफॉर डज नॉट पोज एनी रियल चैलेंज, इट्स सिंपली एडिड ऑन टू आवर फूड चॉइसेस। ठीक है, बर्गर अलग है, मसाला डोसा अलग है, कोई रियल चैलेंज है। हाँ, ये है कि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं। आज से कुछ साल पहले अगर मैं बात करूँ तो मोमोज मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, आज हम मोमोज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। दैट क्या है, हमारे पास चॉइसेस ज्यादा हो गई हैं। ब्लू जीन्स ऑन द अदर हैंड कैन गो वेल विद होमस्पेन खादी कुर्ता। अब हम ब्लू जीन्स अपने घर में बने हुए खादी कुर्ते के साथ भी वेयर कर रहे हैं। द आउटकम ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस इज अ न्यू कॉम्बिनेशन दैट इज यूनिक। खादी कुर्ता वॉर्न ओवर जीन्स। जीन्स अगर अमेरिकन कल्चर की है और खादी कुर्ता इंडियन कल्चर का है तो क्या हो रहा है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के कल्चर को फॉलो कर रही है। अमेरिका में भी जीन्स एंड खादी कुर्ता वेयर किया जा रहा है, इंडिया में भी किया जा रहा है। दैट इज cultural heterogenization, and globalization led to cultural heterogenization in many ways. I hope कि आपको कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सारे कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कल्चरल कॉन्सिक्वेंस क्या है, जिससे हमारी पूरी लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, पहनना, सोचना, सब कुछ बिल्कुल चेंज हो गया है। और मैंने सारे पॉइंट्स आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पर्सपेक्टिव से कराए हैं। और आप ये कह सकते हैं कि मतलब ग्लोबलाइजेशन तो है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से हमने ग्रोथ करी है, लेकिन उस ग्रोथ के साथ साथ हमारे सामने चैलेंजेस भी हैं। ओके, कल फिर एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।